महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आज की कहानी सुनाने से पहले आप सभी से एक प्रश्न। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? दोस्तों, बहुत से लोगों का जवाब ये होगा कि नहीं। वैसे हम भी अपनी स्टोरीज में यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि लोग अंधविश्वास और भूत प्रेतों पर विश्वास करें, मगर फिर भी भूत प्रेतों की स्टोरी सुनने में हमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों आता है अगर भूत प्रेत होते ही नहीं है? और अगर होते हैं तो फिर हम उनके अस्तित्व से इनकार क्यों करते हैं? बचपन में हमारे माता पिता हमें कहते हैं कि यहां नहीं जाना, वो नहीं करना, रात को नहीं घूमना, नहीं तो भूत प्रेत बूबू बाबा एंड समथिंग आ जाएगा। एंड वही माता पिता हमसे कहते हैं कि क्या बच्चों की तरह भूत प्रेत से डरते हो, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये सब मन का भ्रम है। हम में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग भी होंगे जिन्होंने ऐसी एक्सपीरियंस किए हैं और वो कहते हैं कि अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है। और बात यह भी है कि भूत प्रेतों की घटनाएं अक्सर अकेले इंसान के साथ होती। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसान अपने डर की वजह से ही चीजों को हेलुसिनेट कर लेता है, भूत प्रेत इत्यादि को। अब ये बात अलग है कि कुछ मुझ जैसे खुशकिस्मत हो सकते हैं जिनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मेरे फादर के साथ रहते हुए हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में तो इन अस्तित्वों से इनकार मैं कर ही नहीं सकता। मगर आपका क्या विचार है, आप क्या मानते हैं? इतनी लंबी बातचीत मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की जो स्टोरी है उसका 2 एंड है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस एंड को मानेंगे। आप चाहें तो पहले वाले एंड के साथ जा सकते हैं जो विज्ञान सम्मत है, जो ये कहता है कि भूत प्रेत इत्यादि दुनिया में हो ही नहीं सकते, होते ही नहीं है। या फिर आप दूसरे एंड को भी मान सकते हैं जो ये कहता है कि वो होते हैं और दिखाई भी देते हैं। महेंद्र नाथ जी शहर में बड़े वकील थे, मगर उम्र के तकाजे के साथ उन्होंने अब अपनी वकालत कम कर दी थी। अपने शहर में लौटकर एक बड़ा सा घर बनाया था और वहीं निवास करते थे। अब केस के नाम पे समाज सेवा ही किया करते थे। जब किसी गरीब मजबूर की परेशानी भरा केस उनके पास आता था तभी वो कोर्ट जाते थे, अन्यथा ज्यादातर समय भजन पूजन और घूमने फिरने में ही बिताते थे। विवाह इत्यादि उन्होंने किया नहीं था, इसलिए परिवार की कोई समस्या नहीं थी। अपने शहर के कुछ पुराने मित्रों के साथ मिलजुल कर अक्सर बैठकर गप्पे मारना और चाय की दुकान पर समय बिताना उनका प्यारा काम था। ऐसे ही एक दिन शाम को अपने परम मित्र नरेंद्र नाथ जी के साथ वो टहलने निकले। शहर में बाहर की तरफ एक बहुत पुराना घर था, कहते हैं अंग्रेजों के जमाने का था, जर्जर भग्नावस्था में। मगर पता नहीं क्यों सरकारी महकमे ने उसे तोड़ा नहीं था। उसके बारे में कुछ बातें भी मशहूर थी कि वहां भूत प्रेत इत्यादि दिखे हैं। टहलकर लौटते हुए दोनों मित्र उसी घर के सामने से गुजर रहे थे। अचानक नरेंद्र जी बोल पड़े, देख रहे हो इस घर को? यहां से गुजरने में कैसा एक अजीब सा नहीं लगता है? महेंद्र नाथ बोल पड़े, कैसा अजीब सा? क्या अजीब सा कहना चाहते हो? भूत प्रेत वगैरह? हाँ मतलब देखो ना, उस तरफ देखो,
ऐसा नहीं लगेगा कोई वहां से तुमको देख रहा है? तुम भी यार अजीब बात करते हो है? ये भूत प्रेत आदि कुछ नहीं होते, समझे ना? और देखो वहां वो रिक्शे वाले वगैरह घर के आसपास ही तो वो लोग रात भर पड़े रहते हैं, उन्हें तो भूत दिखाई नहीं देते, तुम्हें बहुत भूत दिख जाता है। अरे ठीक है, तुम बहुत हिम्मती आदमी हो, वकील आदमी हो, भूत प्रेत नहीं मानते, मगर इसका मतलब ये थोड़ी कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। मैंने तो बहुत जगह कोशिश की है, मुझे तो आज तक भूत प्रेत नहीं दिखाई दिए। अरे ठीक है भाई, मानता हूं तुम बहुत हिम्मती हो, दोस्तों से शर्त लगाकर न जाने कब शमशान में अकेले रात बिताए हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत नहीं होते। हाँ, तुम्हें उस वक्त नहीं दिखे, मगर भूत होते हैं ये मानो। मैं तो नहीं मानता, मुझे जब तक प्रत्यक्ष नहीं दिखेगा मैं ये नहीं मानूंगा। तो ठीक है, मेरे फूफा के बंगले में हो आओ। मैन पार्ट के पास उनका एक बंगला है, कहते हैं वो भूतहा है। हमारी एक बुआ थी दादाजी के जमाने में, उन्होंने उसी बंगले के कुएं में कूदकर जान दी थी। तब से उधर काफी बातें कही जाने लगी। एक बार मेरी दादी को भी दिखाई दी थी। तब से वो बंगला काफी बदनाम है। हमारे घर के लोग धीरे धीरे उस बंगले को छोड़कर निकल आए, मगर फूफा जी को पता नहीं क्या सनक चढ़ी, उन्होंने वो बंगला ट्रस्ट बनवा दिया और कहा कि कोई इसे बेच ना सके। तब से वो वीरान पड़ा है। वहां रामलाल नाम का एक आदमी है, वहां के केयरटेकर का बेटा, अभी वही रहता है अकेले। वही सब्जी भाजी लगाकर बेचता बाचता है और 2 महीने में एक बार हमारे घर आकर महीने की तनख्वाह ले जाता है। इस महीने तो वो आ चुका है, अगले महीने आएगा, तब तुम उसके साथ चल देना। देखता हूं तुम्हें कैसे भूत नहीं दिखाई देता है। महेंद्रनाथ को तो बस सुनते ही जैसे जिद चढ़ गई, बोल पड़े, देखो इतने दूर का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इस हफ्ते के शनिवार को जाना है और रविवार की शाम तक लौट आना है। शनिवार की रात वहीं बिताएंगे से क्या मतलब? तुम भी मेरे साथ चलोगे नहीं क्या है? मुझे अकेले ही भेज दोगे? मैं जो कुछ देखूंगा अगर आकर बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मुझे सब पचड़े में कहां डाल रहे हो भाई? मुझे बड़ा डर लगता है। नहीं, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें डरने की क्या बात है? चलो हम साथ चलेंगे। अब महेंद्रनाथ के आगे नरेंद्रनाथ का तो चलना नहीं था, सो तय हो पाया कि शनिवार सवेरे ही दोनों निकल पड़ेंगे। टिकट बुकिंग भी हो गई, मगर उस दिन सवेरे से ही सारी बातें गड़बड़ होने लगी। स्टेशन के लिए निकले महेंद्रनाथ तो रिक्शा वाले का रिक्शा पंचर हो गया, काफी दूर पैदल जाना पड़ा। स्टेशन पहुंचकर काफी देर इंतजार किया, मगर नरेंद्रनाथ का कोई अता पता नहीं। कॉल लगाया तो पहले तो कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। जब रिसीव किया तो उधर से आवाज आई, अरे भाई थोड़ी परेशानी हो गई है, मेरे बेटा बहू आ गए हैं बेंगलोर से। अब आए तो आए, बताकर तो आए हैं। आदमी क्या करने वाला है, कौन सा प्रोग्राम बनाकर बैठा है? कहते हैं माँ बाबा को सरप्राइज देंगे करके अचानक आ गए। अब तुम ही बताओ, इनको छोड़कर मैं क्या जा सकूंगा? अब प्रोग्राम इस हफ्ते कैंसिल करते हैं, फिर देखते हैं। मगर महेंद्रनाथ जी को तो जाने की जिद थी। मन में यह भी बात आई कि डरपोक मित्र बहाना बनाकर कट रहा है, मगर वो थोड़ी छोड़ने वाले थे। हालांकि मैन पार्ट में उस घर के केयरटेकर से बात हो गई थी, वो स्टेशन पर दोनों को लेने आने वाला था, सो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर से वहां का रास्ता भी नक्शे के हिसाब से कुछ कुछ समझ में आ चुका था उन्हें, सो अकेले ही जा सकते थे, इसलिए ट्रेन में बैठ गए। मगर कहते हैं ना, जब परेशानी आती है तो एक साथ आती है। रास्ते में आसमान में घने बादल छा गए, तेज बारिश भी हुई। उस पर
ट्रेन लेट हो गई। जो ट्रेन 6:30 बजे पहुंचनी थी वो पहुंची रात 10 बजे। स्टेशन पर उतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, छोटा ही स्टेशन था, सो उतरकर चल ही रहे थे कि अगली परेशानी आ गई। बारिश की वजह से स्टेशन पर कई जगह पानी जमा हुआ था। एक जगह गड्ढे को पानी से भरा हुआ न समझ पाने के कारण महेंद्र बाबू का अचानक पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। थोड़ी बहुत कमर में चोट आई मगर उतनी चोट नहीं थी। मगर असली परेशानी थी कि गिरने से पहले हाथों से मोबाइल छिटक कर ट्रेन की पटरी पर चला गया और ट्रेन भी धड़धड़ाती हुई उसके ऊपर से गुजर गई। अब केयरटेकर रामलाल का नंबर उसी में था। अब वो आया है या नहीं स्टेशन पर कैसे पता लगाए? ऊपर से दूर आसमान में अभी भी बादल गरज रहे थे। तब अचानक उनके दिमाग में एक तरीका आया। वो जोर जोर से रामलाल कहकर चिल्लाने लगे, रामलाल है, रामलाल है, अरे भाई रामलाल आयो क्या है? मगर स्टेशन पर 2-4 लोग जो थे वो भी धीरे धीरे वहां से चले गए। अब बहुत कम ही लोग बचे थे, जिनमें से कुछ लोगों ने मुड़कर उनकी तरफ देखा जरूर मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब ऐसी बारिश, ऊपर से ट्रेन लेट, कहीं रामलाल वापस न चला गया हो। यही सोचते सोचते स्टेशन से बाहर निकल आए। बाहर आकर देखा तो स्टेशन पर हल्की लाइट थी मगर बाहर खूब अंधेरा था। ये क्या बात हुई? अब कोई रिक्शा या ऑटो मिले तो गंतव्य तक पहुंचे, मगर आज तो स्टेशन के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। सोचा छोटा स्टेशन है मगर गाड़ियां तो ट्रेन के समय पर रहती ही हैं। अचानक एक बंद दुकान के सीढ़ी पर बैठे 2 व्यक्ति बीड़ी पी रहे थे। उनके पास जाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि इस इलाके में हाथियों का बड़ा उत्पात है। बीती रात भी हाथियों का एक दल निकल आया था, जिन्होंने यहां कुछ तोड़फोड़ मचा दी। बिजली के खंभे तोड़ दिए, इसलिए पूरे इलाके में लाइट गोल है। अब आज तो बारिश की वजह से काम ना हो सका, हो सकता है कल सुबह काम हो और कल शाम तक लाइट आए। ऊपर से हाथी के ये दल हमेशा ही आकर परेशान करते हैं। लोगों ने पटाखे वगैरह फोड़कर इस बार तो उन्हें वापस भेज दिया, मगर आसपास के जंगलों में ही वो होंगे। कई बार सरकार से निवेदन किया गया कि मदद की जाए, मगर जब कोई फल नहीं निकल रहा है तो आज हड़ताल की गई है। इस वजह से दुकानें, रिक्शा, ऑटो सब कुछ बंद है। महेंद्र बाबू ने सिर पकड़ लिया। आज ही सब कुछ होना था, आज ही उन्हें आना था, खास आज वो नहीं आए होते। हालांकि जगह उतनी छोटी भी नहीं थी, 1-2 छोटे होटल और रिजॉर्ट थे जहां पर रात बिताई जा सकती थी। मगर बिना उस जगह गए वापस लौट जाएंगे तो फिर तो नरेंद्र नाथ तो मुंह बाए बैठे ही हैं। उनके लिए तो यही हो जाएगा कि डर के मारे वो बंगलों में नहीं गए। सो ये भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने लोगों से बातचीत कर पूछा तो उन्होंने बताया कि 5 किलोमीटर का रास्ता है, पैदल ही जाया जा सकता है, मगर वो लोग जाने को तैयार नहीं हुए क्योंकि हाथियों का दल आसपास जंगल में ही है। कहीं अगर निकल आया तो परेशानी हो जाएगी। मगर महेंद्र बाबू को तो जैसे जिद थी आज की रात बंगले में बिताने की, वो पैदल ही आगे चल पड़े। धीरे धीरे स्टेशन से दूर होते गए। घने अंधेरे से भरा रास्ता, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें निगल जाने को तैयार है। चारों ओर झींगुरों की आवाज के अलावा और कोई भी आवाज न थी। साथ में कीचड़ भरे रास्ते में उनके पैरों की आवाज। घनघोर अंधेरे में दूर आकाश में फैले काले बादल और उससे चमकती बिजलियां थोड़ा बहुत उनका रास्ता दिखा रही थी। कभी कभी बिजलियां एक और काले अंधेरे में
डूब जाती थी। समझ में आ रहा था कि पहाड़ों की शाखाएं हैं। आसपास उबड़ खाबड़ अंधेरा झाड़ी झुंझाटियों को दिखाता था। पहले तो किसी तरह अंधे की तरह हाथ मारते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, मगर जैसे जैसे आंखें अंधेरे की अभ्यस्त होने लगी, थोड़ा बहुत रास्ता उन्हें दिखाई देने लगा। आसमान में दूर बादलों का झुंड इकट्ठा हो रहा था। हो सकता है दोबारा बारिश आए। वैसे पैदल जाने में उन्हें कोई 1.5-2 घंटे लगेंगे। अभी बज रहे हैं 10:30। मतलब 12 बजे तक वो बंगलों में पहुंच जाएंगे। तेज कदम दौड़ा दिए। मन में थोड़ा सा भय ये भी था कि कहीं एडवेंचर के चक्कर में भूत न नहीं मगर हाथियों से ना मुलाकात हो जाए। और जंगली हाथियों को क्या भरोसा, हमला ही कर दे और बिना बीवी बच्चों के उनका जीवन इस एक्सपेडिशन में ही खत्म हो जाए। यही सब विचार करते हुए धीरे धीरे वो आगे बढ़े चले जा रहे थे। बारिश की वजह से आज मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था। ऊपर से पहाड़ी इलाका, ठंड और बढ़ने लगी। अंत में महेंद्रनाथ जी एक जगह रुके। कंधे पर लटकाए हुए एकमात्र बैग से खंगालकर एक चादर निकाली। बैग को जमीन पर रखकर चादर ओढ़ी। अब बैग उठाकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक उन्हें लगा जैसे कोई बैग खींच रहा है। अंधेरे में घबराकर वो बोल पड़े, कौन है? एक आवाज आई, बाबू दीजिए मुझे। कौन? रामलाल? हाँ बाबू। अरे अभी तक कहाँ थे तुम? रामलाल ने बताया कि वो स्टेशन पर उन्हें लेने गया था, मगर ट्रेन लेट थी। सो उसकी एक बुरी लत है ताश खेलने की। स्टेशन के पास ही एक कोंटे में वो अपने कुछ जुआरी दोस्तों के साथ ताश खेलने में लग गया। ताश का नियम था कि कोई भी खेल बीच में छोड़कर नहीं जा सकता है। अगर गया तो उसे दुगना पैसा देना पड़ता है। सो ट्रेन आने के बाद भी उसने अपना नाम पुकारा जाना सुना जरूर था, मगर खेल छोड़कर वो आ नहीं सकता था। मगर जैसे ही खेल खत्म हुआ वो उनके पीछे आ गया। बाबू थोड़ा माफ कर देंगे, असली में आदत ऐसी है ना कि। अरे कोई बात नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है। वैसे भी ट्रेन लेट थी, खाली समय में तुम क्या करते? और जब खेल का नियम है तो होता ही है। अब चलो, अब जल्दी बंगले की तरफ चलते हैं। कहकर दोनों चल पड़े। अचानक ही महेंद्र बाबू ने महसूस किया कि रामलाल के शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल को तो उन्हें उल्टी से आने को हो गई। इसी तरह से उन्होंने खुद को संभाला। हालांकि हल्का सा बैग किसी को धराकर खुद आराम से चले ये भी उनकी आदत नहीं थी, इसलिए उन्होंने बैग खुद ही पकड़ रखा था। अब अंधेरे और कीचड़ भरे रास्ते में 2 कदमों की आवाज स्पष्ट हो रही थी। आसमान में तेज बिजलियां गरजने लगी। रास्ते में समय बिताने के लिए महेंद्र बाबू बहुत से तरह की बातें करने लगे। कभी वो हाथियों के बारे में पूछते, कभी बंगला उसके भूत के बारे में, कभी वो अकेले कैसे रहता है वहां। ऐसी तरह की बहुत सी बातें होने लगी, मगर रामलाल बहुत कम में ही जवाब देता था। उसने अपना पूरा शरीर एक चादर से ढक कर रखा हुआ था। चादर के अंदर उसका सिर हाँ या ना में ज्यादा हिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो
बातें करने से बचना चाह रहा है। तभी आसमान में तेज बादल गरजने लगे। रामलाल एक तरह से डांटने के भंगिमा में बोला, बाबू जल्दी चलिए, नहीं तो बारिश आ जाएगी। कहकर वो तेज कदम बढ़ा दिया। महेंद्र बाबू भी उसने तेज कदम बढ़ा दिए। महेंद्र बाबू भी काफी तेज चल रहे थे, मगर उन्होंने महसूस किया कि रामलाल उससे काफी ज्यादा तेज चल रहा है। चलते चलते अचानक ही महेंद्र बाबू ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे। रामलाल बोल पड़ा, बाबू देखकर। अंधेरे में थोड़ी गौर से देखने पर महेंद्र बाबू को समझ में आया कि एक लकड़ी का बना पुल था, जो अपेक्षाकृत थोड़ा ऊंचा था, और उसमें चढ़ने जाकर वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचे थे। तभी रामलाल ने कहा, आइए बाबू, मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ तो आप गिरेंगे नहीं। चादर के अंदर से अपना दुबला लिकलिका हाथ उसने बढ़ा दिया महेंद्र बाबू के हाथ की कलाई की तरफ और पकड़ लिया उनकी कलाई। चौंक पड़े थे महेंद्र बाबू। किसी इंसान का हाथ इतना ठंडा और लोहे जैसा सख्त, कितनी मजबूती से उसने पकड़ा था उनका हाथ। ऊपर से अब ये सड़ी हुई बांस बहुत ज्यादा आ रही थी। कांप उठे थे महेंद्र बाबू मन ही मन। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामलाल मर चुका है और बंगले का भूत असल में रामलाल ही है और उनके दोस्त ने उनसे बात छुपाई है ताकि उन्हें डर के साए में देख सके। अब इस वक्त वो रामलाल के भूत के साथ चल रहे हैं, नहीं तो किसी इंसान का हाथ इतना ठंडा और कड़ा कैसे हो सकता है। तभी उन्होंने एक प्रश्न दागा, रामलाल, तुम उस बंगले में रहते हो, तुम्हें भूत वगैरह का डर नहीं लगता है? रामलाल बोल पड़ा, मुझे क्या डर लगेगा साहब, गाँव वाले तो मुझसे डरते हैं। अचानक ही चौंक पड़े थे महेंद्र बाबू। चलते चलते अचानक रुक गए। उन्होंने रामलाल से कहा, रामलाल, तुमने अपना चेहरा क्यों ढक के रखा है? हटाओ जरा चादर। रामलाल बोल पड़ा, बाबू चादर मत हटवाइए, आप देख नहीं पाएंगे। नहीं, हटाओ चादर, मुझे देखना है। रामलाल उनके काफी करीब आ गया। उसने अपने सर से चादर हटा दिया। अब की बार और ज्यादा चकित हो गए थे महेंद्र बाबू। ये क्या है? कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? सर पर एक भी बाल नहीं, आंखों में एक आंख सिर्फ गड्ढा और दूसरी आंख जैसे बाहर निकल कर लटक रही है। नाक की जगह 2 गड्ढे, मुंह का एक हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ और एक तरफ जैसे लग रहा है पतले से होंठ है। नहीं 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 नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकता है। अचानक ही रामलाल हंस पड़ा। बाबू, आप भी डर गए क्या? अचानक ही महेंद्र बाबू ने तेज झटके से रामलाल का हाथ छुड़ाया और दौड़कर पुल से आगे जाने की कोशिश करने लगे। ये उनकी किस्मत ही थी कि पुल 2-3 हाथ ही बचा था। वो दौड़कर पुल के उस पार आ गए। आते आते एक बार उन्होंने मुड़कर पीछे देखा, मगर पीछे कोई भी नहीं था। ठंड की इस रात में भी पसीना छूट गया था महेंद्र बाबू को। तेज कदमों से वो आगे की तरफ दौड़ पड़े। 1-2 बार कीचड़ में गिरते गिरते बचे थे, मगर
प्राणों का भय ज्यादा खतरनाक होता है। वो पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते अचानक उन्होंने रोशनी देखी। जैसे ही पास पहुंचे तो पाया कोई घर था जिसमें 2-3 आदमी बैठे हुए थे। वो तेजी से उस घर के चौखट के अंदर चले गए। वहां वो लोग बैठकर ताश खेल रहे थे और अचानक ही बेहोश होकर वहां गिर पड़े। जब होश आया तो खुद को चटाई पर लेटा पाया। वहां के लोग इधर उधर बिखर गए थे जो उनको उठते देखकर उनके पास आ गए। बाहर अब मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उन लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने सारी कहानी धीरे धीरे बता दी। सुनकर वो लोग चौंक पड़े थे। अचानक ही उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, आप महेंद्र बाबू है क्या, शहर से आने वाले? वो बोले, हाँ मैं तो महेंद्र बाबू हूं। अरे हुजूर माफ कर दीजिएगा, बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? हुजूर मैं रामलाल हूं, उस हवेली का केयर टेकर। मैं आपको लेने स्टेशन गया था मगर ट्रेन लेट थी, फिर काफी देर इंतजार करके मैं आ गया। सोचा आप मोबाइल से कॉल करेंगे तो दोबारा आपको लेने चला जाऊंगा। सुनकर महेंद्र बाबू आश्चर्यचकित थे। अब अगर तुम रामलाल हो तो वो कौन था? सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी थोड़े उम्रदराज एक व्यक्ति बोल पड़े, बाबू मेरा नाम रमाशंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूं। असली में ये हमारा एक छोटा सा क्लब घर जैसा है। ताश खेलने की हमें आदत है, बस ताश खेल रहे थे। आज के मौसम को देखकर तो लगता है आज रात घर जाना मुश्किल है, इसलिए यही रात बिताएंगे। आप हाँ आ गए, अच्छा हुआ। अब जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है वो दलोई पांडा है। दलोई पांडा? महेंद्र बाबू पूछते हैं। हाँ साहब, दलोई पांडा। अब ये दलोई पांडा बड़ा बदमाश आदमी था, जीवन निर्वाह चोरी चमारी से करता था। गांव में और शहर में उसका बड़ा बदनामी थी। ये पास ही के गांव में रहता था, चोरी चमारी कर कर के अपना जीवन यापन कर रहा था। पत्नी और एक सुंदर सी बच्ची थी, मगर स्वभाव से ये किसी तरह सुधरता ना था। परेशान होकर लोगों ने पुलिस में शिकायत की और पुलिस इसकी तलाश में लग गई, मगर ये कहीं जाकर छुप गया अपने पत्नी बच्चों के साथ। काफी समय बाद जब केस वगैरह दब गया तो गांव लौट आया था, मगर पुलिस तो ताक में थी। जैसे ही खबरी से पता चला कि वो गांव लौटा है, उसके घर पर धावा बोल दिया। इसने घर को अंदर से आग लगा ली, पूरा घर स्वाहा हो गया। जब घर को खंगाल कर देखा गया तो इंसानी हड्डी और राख के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सुनकर चौंक पड़े थे महेंद्र बाबू। क्या? तो क्या वो दलोई पांडा के भूत से मिलकर आ रहे थे? ओह, तभी उसके शरीर में ऐसी सड़ी हुई बदबू थी और चेहरा इतना भयानक तरह से जला हुआ। मगर बाबू, हम लोगों को लगता है दलोई पांडा मरा नहीं था। उसने अपने घर में आग जरूर लगा दी थी, पत्नी बच्ची जलकर मर गई थी, मगर वो किसी तरह से बच गया था और शहर भाग गया था। अभी कुछ समय पहले उसे स्टेशन के आसपास देखा गया है, मगर पुलिस के अनुसार तो वो मर चुका है। हाँ, पुलिस को इस बात में कोई चिंता नहीं। कुछ लोग कहते हैं मछली के धंधे में लग गया है, ट्रेन से मछलियां उतारता है, तभी उसके शरीर में ऐसी सड़ी हुई बास आपको आई। ठंडे हाथ, अब मछली तो बर्फ में ही रखी रहती है, सो
मछली का काम करने वाले ज्यादातर लोगों के हाथ तो ठंडे ही होते हैं, मगर इतनी देर तक ठंडा रहना ये अवश्य प्रश्न का विषय है। क्या पता लोगों को डराने के लिए वो बर्फ जेब में रखकर चलता है हाथ ठंडा करने के लिए। आपके साथ वही दिखा होगा। मगर महेंद्र बाबू ने प्रश्न दागा, अगर वो जिंदा था तो गायब कैसे हो गया मेरे सामने से? क्या कह रहे हैं? वो आपके सामने से गायब हो गया था? हाँ, ऐसा लगा जैसे हवा में मिल गया है। तभी अचानक रामलाल एक आदमी को बोल पड़ा, तुझे वहां पर बैठकर पहरा देने कहा था ना, तू यहां क्या कर रहा है? दूसरा आदमी अचानक चौंक कर बोला, अरे बारिश आने वाली थी इसलिए मैं चला आया था। कब आया? यही 9:30 बजे। अचानक रामलाल ने उसके गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारा। तुझे पता है ना आज ट्रेन लेट आई है, लोगों के आने में देरी होगी, इसीलिए तो तुझे वहां रहने कहा था, और तू ट्रेन के आने के पहले ही यहाँ आ गया। और 2-3 लोग वहां से निकलकर बाहर चले गए। परिस्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही थी, मगर थकान की वजह से महेंद्र वहीं सो गए। वैसे भी जो कुछ उनके साथ हुआ था उसके बाद बंगले में जाकर किसी और भूत के खप्पर में फंसना उन्हें सही नहीं लगा। अगले दिन सवेरे सवेरे ही वो ट्रेन में बैठ गए थे। रामलाल और 1-2 लोग उन्हें छोड़ने आए थे। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि जिस लकड़ी के पुल से वो होकर आए थे, बीते रात हाथियों ने तोड़फोड़ के दौरान उस पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था और पुल के एक हिस्से में बड़ा सा गड्ढा बन गया था। रामलाल और उसके साथी जब वहां गए तो उसी गड्ढे के नीचे नदी में पथरीले हिस्से में दलोई पांडा की लाश मिली। ट्रेन में बैठे बैठे महेंद्र बाबू यही सोच रहे थे कि काश डरकर उन्होंने झटककर दलोई पांडा का हाथ न छुड़ाया होता और भागे न होते, तो अनबैलेंस होकर दलोई पांडा शायद उस गड्ढे में न गिरा होता। दलोई पांडा काफी समय बाद उस गांव में आया था, इसलिए बीते रात की घटना और पुल के उस छेद के बारे में उसे पता नहीं था। वैसे उस पुल से गिरने वाले महेंद्र बाबू भी हो सकते थे, मगर दलोई के साथ होने की वजह से शायद वो उस गड्ढे से बच गए। गांव वालों ने दलोई की अचानक मृत्यु का दोषी महेंद्र बाबू को नहीं माना, इस वजह से वो वहां से आराम से निकलकर आ रहे थे। उनका वैज्ञानिक मन यही व्याख्या दे रहा था, मगर मन का एक हिस्सा ये भी कह रहा था कि दलोई की मृत्यु पहले ही हो गई थी। अनजाने में वो पुल से गुजरते हुए नीचे गिर गया था और जिससे वो मिले थे वो वास्तव में दलोई पांडा नहीं अपितु दलोई पांडा की भटकती हुई आत्मा थी, जिसने स्वभावतः उन्हें डराया अवश्य, मगर उसके साथ साथ गड्ढे में गिरने से उन्हें बचाया भी। अब किस सिद्धांत को वो माने, उनका मन पशुपेश में था। आपको क्या लगता है, कौन सा विचार इसमें से सही हो सकता है? पहला वाला या दूसरा वाला? ये तो मैंने शुरू में ही कहा था आपसे, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर।